एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हुए, तो क्या मैं मान लूं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, या उनके बच्चे ही नहीं हैं? आरएसएस से होंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, 3 लोग 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। मैं उसको ऐसे लेता हूं, या तो ज्यादा जोर लगता होगा हाथ खड़ा होने में, या फिर मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, या फिर बच्चे ही नहीं होंगे। तो हमारे बच्चों से कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को किसी अंधे कुएं में, जहां नहीं पता हो कितनी गहराई है, या किसी बड़ी खाई में धकेलना चाहते हैं अपने हाथों से? नहीं? आप में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही खराब सा समाज बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते? मैं पिछले 14 सालों से, मतलब 13-14 सालों से सामाजिक जीवन में इसी सवाल को ढूंढते हुए घूम रहा हूं। इससे पहले मैं रिसर्च करता था इसी बात पे, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा मास लेवल पे पूछना चालू किया, जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं। आपसे मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप सबने हाथ खड़ा किया लगभग। और फिर आपने कहा कि आप अपने बच्चों का कोई नुकसान भी नहीं करना चाहते। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, यहां 45 प्लस के कितने लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है? जो 45 से ऊपर है, ये सारे लोग हैं। मैं उम्मीद आपसे ज्यादा करूंगा, क्योंकि तब आप 15-20 साल के रहे होंगे। आज से 30-35 साल पहले का मैं समाज अगर आपके सामने रख दूं कि एक 30-35 साल का समाज इधर है और आज का समाज इधर है, मुझे थोड़ा जोर से बताइएगा आवाज में, और जो आप सोचते हो वही बताइएगा। ये नहीं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इसलिए एक साथ बोलिएगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि सबकी एक सुर में आवाज आती है या दोनों अलग अलग सुर भी आते हैं। मुझे बताइएगा, 30-35 साल पहले के समाज में और आज के समाज में अपराध बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। सामाजिक दूरी कम हुई कि ज्यादा हुई? ज्यादा हुई। परिवार टूटे कि जुड़े? समाज टूटा कि जुड़ा? टूटा। बीमारियां बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। भ्रष्टाचार बढ़ा कि कम हुआ? भ्रष्टाचार भी बढ़ा। ओके। तनाव बढ़ा कि घटा? बेरोजगारी बढ़ी कि घटी? अच्छा, ये जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं बोल रहे हैं, क्या वो इनके खिलाफ हैं? सपोर्ट में हैं? तो मतलब भाई आपके हिस्से का ये बोल रहे हैं तो इनको बोलने दो। हैं? अरे अपने हिस्से का बोलना, ठीक है। अब इनको देखिएगा, अगर समाज इसी तरह चलता रहे जैसे अभी चल रहा है, तो आने वाले वक्त में आप हालात सुधरते हुए देख रहे हो कि बिगड़ते हुए? बिगड़ते हुए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा जरा। यहां बिल्कुल ये किनारे पे बच्चा है आपका। आप अपने बच्चे को इमेजिन कर लीजिए जब वो 3 साल का या 2 साल का या 4 साल का है। यहां पर आप बैठे हो जहां मैं बैठा हूं, और ये जो स्टेज नहीं है, ये बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग है, 2-3 मंजिला, और हमारा बच्चा मेरे पास से गुजरकर, यानी आपका बच्चा मेरे यहां आपके पास से गुजरकर वो उस छत के किनारे की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या, आपका दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले ही पकड़ लोगे या खाली उसको पहले समझाओगे कि नहीं बेटा उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर गिरने के क्यों रोकोगे आप उसे? वैसे वहां गिर ना जाए। बच्चा जैसे ही यहां से उधर जाने लगेगा, आप उसे या तो टोकोगे कि उधर मत जा, गिर सकता है। अगर वो नहीं मानेगा तो आप जल्दी से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, और वो उतने के बाद भी अगर नहीं मानेगा और बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाए तो आप क्या करोगे? उठ के भागोगे
और पकड़ोगे अचानक से उसको, और वो फिर भी उधर ही जा रहा हो, तो चाहे उसको झापड़ मारने पड़े, लेकिन आप उसे रोकोगे नहीं? रोकोगे? चाहे डांटना पड़े, रोकना पड़े, जोर से बोलना पड़े, आप उसे रोकोगे ना, या नहीं रोकोगे? क्योंकि आपको यह मालूम है कि एक कदम और अगर आगे रखा तो सुनिश्चित है मौत। ठीक है? अच्छा, अगर 35 साल में समाज खराब हो रहा है और आगे खराब होना आपको पता है, तो झापड़ क्यों नहीं मार रहे हो जो उसको उधर लेकर जा रहा है? जो आपके बच्चों के लिए इतना बुरा हाल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है कि कोई कर रहा है? क्या लगता है आपको, ये अपने आप हो रहा है, करा जा रहा है? तो उसको ढूंढ के कि वो कौन है जो आपके बच्चों के लिए आगे इतनी बड़ी खाई खोद के रखा है, वो कौन है जो आपके बच्चों को उधर धकेल रहा है, वो कौन है जो हमारे समाज को लगातार बीमार किए जा रहा है, अपराध बढ़ाए जा रहा है, गांव में नशे की सप्लाई दे रहा है, समाज को तोड़ रहा है, समाज के अंदर इस तरह का व्यभिचार एंटर कर रहा है, हमारे बच्चों को गलत आदतों में घुसा रहा है, हमारे लिए गलत खाने पीने की चीजें दे रहा है, खाने पीने की चीजों में मिलावटें कर रहा है, जो खेत के अंदर जहर बो रहा है, जो दिमाग में जहर बो रहा है, जो घरों में जहर बो रहा है, जो हमारे को बीमार करता जा रहा है, इलाज के नाम पर हमको लूटता जा रहा है, ब्याज के नाम पर हमको लूटता जा रहा है, जो हम सबको धीरे धीरे गरीब करता जा रहा है, जो हमको हमारे माँ बाप से दूर कर रहा है, हमारे बच्चों से दूर कर रहा है, हमारे समाज से दूर कर रहा है, अपराध को बढ़ा रहा है, वो कौन है? उसको ढूंढ के उसको झापड़ मारने की जरूरत है कि नहीं? पहले ये बताओ, कौन ढूंढ रहा है? लेकिन है कोई जो गांव में इस पे बात कर रहा है? है कोई नेता, अभिनेता, कोई एसडीएम, कोई क्लर्क, कोई मास्टर, कोई तहसीलदार, कोई कानागो, कोई पटवारी, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई जिला पार्षद, कोई आपकी पार्टी का, कोई विरोधी पार्टी का, कोई आपकी जात का, कोई दूसरी जात का, कोई आपके धर्म का, कोई दूसरे धर्म का, कोई है जो इस पे बात कर रहा है? नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा, या कह लीजिए पता भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। चलो, जानकारी नहीं है, आपको जानकारी देने का जिम्मा किसका था? जिसको आपसे ज्यादा जानकारी थी? आपसे ज्यादा जानकारी वाले ने आपको जानकारी क्यों नहीं दी? सोचा कभी? क्या नेता को नहीं मालूम था कि इस वैक्सीन से आपको साइड इफेक्ट होंगे? बताइए जरा, नेताओं को नहीं पता था क्या? अखिलेश यादव ने सपोर्ट में खड़ा होकर बोला था कि ये वैक्सीन मत लगवाना, ये मास्क मत लगाना। रात को ऐसी चूड़ी टाइट हुई, सुबह उठते ही बोला नहीं, मेरे तो गलती से मुंह से निकल गया था। लगा लो जिसने लगवानी है, मैं नहीं कहता। ये जयंत चौधरी है, अजीत सिंह का बेटा, जिसको जाटों ने अपना नेता मान लिया, और अजीत सिंह को तो भगवान के जैसा दर्जा दिया, मतलब यहां के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। उसने भी एक दिन बोला, अगले दिन चूड़ी टाइट हो गई, अगले दिन भाजपा में जाके शामिल हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, और राहुल गांधी कह रहा है जल्दी से और लाओ और लगवाओ फटाफट सबको। कह रहा था ना, बूस्टर लगाओ भाई फटाफट जल्दी, तुम लोग लेट कर रहे हो। उधर ममता बनर्जी कर रही है कि हमारे को तुमने वैक्सीन नहीं दी, तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, शॉर्टेज हो रही है हमारे यहां। और कमाल की बात यह है कि इन लोगों ने खुद नहीं लगवाई, और इनको आपको लगाने की जल्दी पड़ी थी। और हम सब लोग घरों में बैठे बैठे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट और दूसरे वाले का विरोध करने पर लगे हैं। किसी डॉक्टर ने इसकी सच्चाई आपको नहीं बताई, किसी नेता ने आपको सच्चाई नहीं बताई। और जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके घरों में आकर के आपके छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने की जबरदस्ती आज कर रही है, जो आज आपकी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन की लगाने की जबरदस्ती कर रही है, वही उस वक्त कोरोना की वैक्सीन की जबरदस्ती कर रही थी। अभी तो फ्री लग रही है, फिर 5,000 लगेंगे, है ना? मैं पूछा उससे कि 5,000 लगेंगे, क्यों लगेंगे? बोला 5,000 की है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, मेरे को 3,000 दे दे,
मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं 5,000 लगा के लगा लूंगा। नहीं, कंपलसरी सरकार का ऑर्डर है। अच्छा, तो सरकार जो है वो जब हम बीमार हो जाएंगे उस वक्त हमारा इलाज भी फ्री करेगी? बताओ जरा। जब हम बीमार नहीं हैं तब उसको हमारी बहुत चिंता है कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं, है? और जब हम बीमार हो जाते हैं फिर वो कहती है भाड़ में जाएं। ऐसे ही हो रहा है ना? फिर चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे परिवार के लोगों को कुछ भी बेचना पड़े, बीमार होने के बाद आपका कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती आपके लिए, लेकिन बीमार होने से पहले उनको बहुत चिंता है। आपके खेत में फसल आने से पहले आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए फसल के नाम पर बीमा भी कर लेंगे। फसल का बीमा भी करवाओ भाई, एंट्री करवाओ ताकि टाइम पर बिके, और साथ के साथ पोर्टल पे भी चढ़ाओ, किसान कार्ड भी बनाओ, केसीसी बना के लोन भी ले लो तुमको किसी चीज की दिक्कत है तो, और फिर लॉकडाउन लगा करके काम धंधा चौपट कर दो पूरे परिवार का। और जब चुकता ना कर पाओ तो फिर 20 लाख की जमीन 2 लाख के क्रेडिट कार्ड पर, 1 लाख के क्रेडिट कार्ड पर गिरवी भी फिर उठा भी लो, नीलाम भी कर दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके आसपास? और देखो कमाल क्या है कि समाज के किसी व्यक्ति को, आपके किसी नेता को इस बात की बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आपके साथ क्या हो रहा है। यहां तक कि जिनके ऊपर उम्मीद थी कि वो पढ़े लिखे हैं और हमसे ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर्स, वकील, मास्टर, टीचर्स, ये भी आपको जागरण में नहीं लग रहे। और नेता ने तो सिर्फ अपना हिस्सा खाना है, उसका तो फालतू आपको पता ही है, उसका तो चिंता करने, मतलब वो तो डिक्लेयर्ड कमीना हो गया। वो जैसे कह रहे थे सिसोदिया जी ना कि भैया बहुत एहसान हुआ कि हमने, तो आपने जिताया नहीं हमको वरना हम भी चोर होते। मतलब उसको तो उन लोगों ने पूरा स्पेसिफाई कर दिया कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल हो जाएगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो तो हरामखोर ही होगा, ये तो पक्का हो गया। अब सवाल आया जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि बच्चे आपके ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं या ऐसे समाज में रहने वाले हैं जो आज से ज्यादा अपराध जिसमें हो, आज से ज्यादा बीमारियां जिसमें हो, आज से ज्यादा नशा अवेलेबल गांव में हो। अभी गांव में 3-4 नशे मिलते होंगे, 2-4 नशे रहते हैं, वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इंजेक्शन वगैरह भी सप्लाई खूब करने, पार्टियों वाले नेता इस पर पूरी ख्याल रखते हैं कि अभी ये बच्चे ये वाला नशा नहीं करते हैं तो ये वाला करने लग जाएं। अभी आपकी जमीनें एक्वायर होनी आसपास कहीं किसी की जमीन कोई सड़क बननी हो, है क्या? किधर को हाथ खड़ा करना किसी के आसपास अगर ऐसा हो रहा हो तो। आपके आसपास ऐसा हो रहा है। मैं आपको ट्रेंड बताता हूं, खेल जमीनों के एक्वायर होने का ट्रेंड, ये आप नहीं समझोगे। हमने इसको पूरा ऊपर ईगल आई से देखा है और लोगों को समझ में नहीं आता है। वहां उद्योगपति, टाउनशिप वाले, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वाले, मार्केट वाले, बड़े लेवल के, वो उन चोरों को खरीदते हैं जिसको आप एमएलए और एमपी बोलते हो। और एक गलतफहमी आपको बहुत बड़ी है जिसको मैं अभी ठीक कर देता हूं। मैं भी ये गलती करता हूं बहुत बार, मुझे लगता है आने वाले समय में मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं बोलता हूं सरकार ऐसा कर रही है, और मैं फिर बोलने के बाद दिमाग में आता है, मैं फिर सोचता हूं कि नहीं, अभी सफाई नहीं दूंगा क्योंकि आप सब लोग सरकार उनको मानते हो। जो एमएलए एमपी है ना, और जो विधानसभा लोकसभा है, आप उसको सरकार मानते हो ना। सरकार का मतलब क्या होता है मालूम है? सरकार का अर्थ क्या है? मालिक। सरकार का मतलब होता है मालिक। जैसे हम किसी को बोलते हाँ सरकार बोलिए ना, हाँ मालिक बोलिए ना। सरकार मालिक है, लेकिन एमएलए तो तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो तनख्वाह लेता है, डीसी तो तनख्वाह लेता है, एसडीएम तहसीलदार तो सब तनख्वाह लेते हैं, जज भी तनख्वाह लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? तनख्वाह लेने वाला कौन होता है? नौकर। और देने वाला कौन होता है? मालिक। देता कौन है उसको तनख्वाह? हमारा टैक्स का पैसा है ना, ट्रेजरी से मिलता है।
आपने एमएलए का दफ्तर देखा होगा, प्रधानमंत्री का दफ्तर देखा होगा, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन देखा होगा। आपने कभी भारत सरकार का दफ्तर नहीं देखा होगा। देखा क्या? क्योंकि भारत सरकार असल में हम हैं, यह भूल गए। एक्चुअली भारत सरकार हम हैं, तनख्वाह हम देते हैं, मालिक हम हैं। हमें मालिक बताता है नौकर कैसे करेगा, या नौकर बताएगा मालिक को क्या करना है? क्या कौन बताता है? असलियत में तो मालिक बताता है, पर मालिक को ही नहीं पता कि जमीन वो उस जमीन का मालिक है। मालिक को ही नहीं पता कि वो इस भारत का मालिक है। वो नौकर को मालिक समझ के बैठा है और उसको कह रहा है, माई बाप मेरे लिए ये अरेंजमेंट कर दे, मुझे थोड़ी भीख दे दे। ऐसा बोलता है ना वो? नहीं, मेरी पेंशन लगवा दे, मेरे को कोटे में मेरा बीपीएल का पीला कार्ड बनवा दे, मेरा आयुष्मान कार्ड बनवा दे, या मतलब बुढ़ापा पेंशन चालू करवा दे, तारीख तुरीख इधर उधर करवा के। ऐसा मांगते हैं ना हम लोग। क्यों मांग रहे हैं आप, और क्यों आपको दे रहे हैं वो? इसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। बचपन में मैंने एक चीज नोटिस करी थी। मास्टर जी क्लास में आए, टेस्ट दे रखा था, हाथ खड़ा करवा लिया, किस किस को टेस्ट नहीं आता और खड़े हो जाओ। क्लास में 5-7 बच्चे खड़े हो गए। मास्टर जी डंडा लेकर के चले, पहले बंदे के पास पहुंचे, पहुंचते ही बंदे ने ऐसे हाथ कर लिया, क्योंकि उसके दिमाग में पक्का था कि अब तो पढ़ना ही है, जब आते नहीं तो डंडे ही लगने हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। हमारे दिमाग को ट्यून किया जाता है कि यदि ऐसा हो तो हमने ये सोचना है। अब जरा सोच कर देखिए, थोड़ी देर पहले प्रधान जी भी कह रहे थे और सिसोदिया जी भी कह रहे थे, ये एरिया है, मतलब थोड़ा बचाना मेरे को, महाराणा प्रताप वालों मुझको बख्शना, राणा के वंशज हैं, तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी जलील बात करने वाला हूं, आपको जलील करने के लिए पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि जलील नहीं होंगे तो हमें यकीन नहीं होगा कि मैं सही कह रहा हूं। आपकी छाती में लगनी चाहिए बात कि यार वाकई ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरे गांव में 95% लोगों की जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी होगी केसीसी के नाम पर। गलत है कि सही है? सही कह रहा हूं ना, कम से कम की बात करिए मैंने जानबूझ के। 95% ने अपनी जमीन गिरवी रख के वहां से पैसा ले रखा है, और हर 6 महीने में वो पुराने का नया कराते हैं, ब्याज ब्याज दे करके, इस तरीके से वो चलाते हैं। पूरी पेमेंट देने का जुगाड़ किसी के पास नहीं है, रिश्तेदारियों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जमा कर देते हैं, अगले दिन निकाल के रिश्तेदार को पैसा वापस, और ब्याज ब्याज में काम चल जाता है। ये चल रहा है सारा कुछ। और 95% लोग, अगर मैं नहीं कहूं तो 80% तो पक्का गांव में कोटे से राशन लेते हैं, 5 किलो अनाज। गलत है कि सही है? बहुत से लोग गांव में ऐसे भी हैं जिनका नाम वहां राशन कार्ड की उस एंट्री में है, लेकिन वो राशन नहीं लेते। कोई यहां बैठा है कि जो राशन कार्ड में नाम तो है लेकिन लेता नहीं है वो उससे, वो कह देता राशन वाला भाई तू रख ले, हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो जी साहब, ये साहब जो हैं इनके राशन कार्ड में नाम है, इनका 5 किलो अनाज आता है ना, और आप लेते नहीं हो। समझना इस कहानी को। राशन कार्ड वाला जो डिपो होल्डर है वो इनके, अच्छा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस अनाज को खाते नहीं हैं, डंगरों को डाल देते हैं या खेत खूत में डाल देते हैं। ऐसा भी कोई है जो गरीब को दे देता है लेकर के, ऐसे भी है ना। अब देखना, चलिए नीचे करिए। आपके पुरखे महाराणा प्रताप कहां से अनाज लिया करते थे, कौन से खेत से उगाया करते थे? कहीं किसी कागज में, किसी रजिस्टर में दर्ज है? बताइएगा। हां जी, आप अगर सूरजमल के वंशज हो, या भाई छोटू राम के हो, या भाई परशुराम के हो, या वाल्मीकि के हो, या सूरदास के हो,
या चरणदास के हो या राणा के हो, जिसके भी आप वंशज हो, मुझे सिर्फ यह बताइए आपके बाप दादा कहां से अनाज लेते थे? क्या आपके पास किसी रजिस्टर में एंट्री है? नहीं है। कहीं एंट्री मिल सकती है? नहीं मिल सकती। आज से 30-40 साल बाद जब आप मर चुके होंगे, आपके पोता पोती को बताने के लिए आप जिंदा नहीं होंगे। क्यों भाई जी? क्या आप बता पाओगे उनको कि मैं अनाज लेता नहीं था, मैं तो दिया करता किसी गरीब को? क्या हम ये बताते हैं किसी को? गांव में कितने लोग हैं जो इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं? नहीं पीटते। अब जो लोग आज शान से खड़े होकर छाती चौड़ी करके कहते हैं मैं राणा प्रताप का वंशज हूं, उस व्यक्ति को आज से 50 साल बाद ये अंग्रेजों के दल्ले, ये विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए चोर गुंडे लुच्चे लोग आपके बच्चों को, आपके वंशज को ये कहा करते थे, ये कहा करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ये इतिहास में दर्ज हो रहा है, वो ये कहा करेंगे ये रजिस्टर देख, ये कोटे वाला रजिस्टर उठा के देख, तेरा दादा 2026 में 5 किलो अनाज पे जिंदा रहता था। नहीं, एंट्री हो रही है अभी आपकी सबकी। आपको भिखारी बनाया जा रहा है कि ये इतने लिच्चड़ लोग थे 2026 में, जो बच्चा पैदा होते ही, लड़की होते ही तो पैसे लिया करते कन्या के नाम के, फिर स्कूल में दाखिल करवाया करते तो मिड डे मील हम खिलाया करते, दोपहर की रोटी खिलाने का भी जुगाड़ नहीं था इतना दिन का, फिर इनकी छोरी का ब्याह होया करता तो भी कन्यादान के नाम पर पैसे दिया करते, इनकी औरतें विधवा हो जाती थी, रोटी खिलाने का पैसा नहीं था, हम दिया करते विधवा पेंशन, और इनके बाप दादा जब बूढ़े हो जाते थे तो ये अपने बाप को पैसा, ये रोटी भी नहीं खिलाते तो उसके नाम का पैसा भी हमसे लेते थे बुढ़ापा पेंशन के नाम पे, और फिर जब ये मरते थे तो मरने का नाम का पैसा भी हमसे लेते थे। नहीं, और पूरा परिवार ऐसा भिखमंगा था जो 5 किलो अनाज पे जिंदा रहता था। नहीं लिख रहा है इतिहास में, रजिस्टर हो रहा है बकायदा। आपने लेना कब चालू किया, आपका अंगूठा लगता है, उसमें ये नहीं लिख के आते कि अंगूठा तो लगा रहा हूं, ले नहीं रहा, आपने अंगूठा लगा के ये कह दिया ले रहा हूं। अब आप सोचो, जिस देश के, जिस समाज के 80% लोगों के ऊपर भिखारी होने का ठप्पा लग चुका हो, वो समाज आंख उठा के विद्रोह कर पाएगा अत्याचारियों के खिलाफ? बताओ जरा। फिर तो आपको कभी भी ऐसे चूड़ी टाइट कर दी जाएगी जैसे 2020-21 में की थी। 26 जनवरी 2021 को वैक्सीन का दौर आया, आपके ऊपर जबरदस्ती की गई और यह कहा या तो वैक्सीन लगवा लो, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, रेल में नहीं जा सकते, जहाज में नहीं बैठ सकते, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, पेंशन, ऐसे ही बोला था ना। सारी चीजों के ऊपर आपको रोक लगा दी कि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो। ऐसे किया था ना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में दे दी थी। आपने कहा कि वो चूड़ी टाइट करेंगे, क्या करें, माई बाप मानना पड़ेगा, सरकार से कैसे लड़े। क्यों? क्योंकि अनाज उनके हाथ में, पानी उनके हाथ में, बिजली उनके हाथ में, रोटी उनके हाथ में, सड़क पर चलना उनके हाथ में, पुलिस का डंडा उनके हाथ में, बैंक का कनेक्शन उनके हाथ में, पैसे सब उनके पास, हमारे अनाज सारा उनके पास, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हमको तो जिंदा रहने के लिए उनकी बात माननी ही पड़ेगी ना। अगर हमारी गर्दन उनके हाथ में होगी तो। उन्होंने 2021 में देखा कि ये लोग ऐसे हैं, पूरे गांव में 2-4 लोग बोलते हैं, फालतू कोई बोलता नहीं है, इसलिए इस देश को, इन लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाना बड़ा आसान है। इन लोगों ने तीसरी डोज के बाद वैक्सीन नहीं लगवाई, इन लोगों ने एचपीवी की वैक्सीन भी नहीं लगवाई। ये लोग छोटे बच्चों की वैक्सीन लगवाने पर भी जबरदस्ती आने वाले टाइम में मतलब विरोध कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक गेम खेला। उन्होंने कहा इन सब के आधार कार्ड को ऐसा बना दो ये आदमी ना बचे, आधार कार्ड बन जाए।
और आधार कार्ड के साथ बैंक का खाता, पानी का बिल, बिजली का बिल, पैन नंबर, ITR, जमीन के कागज, बैंक उसके आपकी फैक्ट्री के कागज, दुकान के कागज, फैमिली ID, कोटे का राशन, आपका फोन नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी जरूरत का जितना सामान, गैस हो चाहे कुछ भी हो, जो भी आपकी जरूरत का सामान है वो आप इस आधार कार्ड के साथ जोड़ दो। अगली बार जब ये विरोध करेगा या विद्रोह करेगा तो अब उनको पब्लिक में, अखबार में छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो क्या करेंगे, चुपचाप से आधार कार्ड बैन कर देंगे। आप बैंक में जाओगे पैसे निकलवाने, नहीं चला सकते। फोन चलाओगे, फोन नहीं चलेगा। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, जो ये अभी भारत 6 की जो गाड़ियां हैं, किस किस के पास है? हाथ खड़ा करना। नई वाली गाड़ियां, क्या आपको मालूम है इसमें किल स्विच है? किल स्विच का मतलब है कि मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो कंपनी वहां से बंद कर सकती है। आप बंद कर सकते हो ना, सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है नई वाली गाड़ियों में भारत 6 में कि मोबाइल के साथ जोड़ दो उसको, उसमें मतलब थेफ्ट वाला, चोरी वाला बटन ऑन कर दो तो गाड़ी 1 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगी। अरे मोबाइल से आप बंद कर सकते हो, जिसने वो टेक्नोलॉजी बनाई है वो वहां से नहीं बंद कर सकता क्या? सोचो जरा, कर सकता है ना। इसका मतलब यह हुआ आधार नहीं चल रहा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, डीजल भी नहीं मिलेगा, CNG भी नहीं मिलेगी, बैंक भी नहीं खुलेगा, पढ़ाई भी नहीं सकते, और मोबाइल भी नहीं चलेगा, पेमेंट भी नहीं कर सकते, पेमेंट ले नहीं सकते, और बाकी सारी सेवाएं जो आधार के साथ जुड़ी सारी बंद। ना गैस मिले ना कुछ और, नहीं कर सकते क्या? पहले एक बार सोच के बताओ। जिन्होंने आपको वैक्सीन के अंदर जहर डालकर दे दिया, इतने हरामी लोग, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूं यहां, मैंने सब पॉलिटिकल पार्टियों का नाम ले लिया जो यहां उत्तर प्रदेश में थी, है कि नहीं? और सब मिले हुए हैं, सबके सब पॉलिटिकल पार्टियां इन फार्मा कंपनियों के और विदेशी कंपनियों के दलाल, उनके पालतू कुत्ते बने हुए हैं। इसलिए उन लोगों को उनके हिसाब से चलना उनकी मजबूरी है और आपको रगड़ना उनका टारगेट है, और हमको यह पता नहीं चल रहा। मैं शुरू में एक बात मैंने कही थी कि भैया आपका बच्चा एक ऐसे समाज में एंटर करने वाला है जहां बहुत गहरी अंधी खाई है, बहुत बड़ा कुआं है, और मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं। जैसे मैं दूर बैठा हूं, बच्चा आपका है, छत पे आप लेके बैठे हो, आपका बच्चा छत से उधर की तरफ जा रहा है, मैं सिर्फ चिल्ला के ये कह रहा हूं कि सपनावत वालों, इस देश वालों, तुम्हारा बच्चा उधर जा रहा है, उसको रोक लो, उसको बचा लो, अगर तुम्हारे पास इतनी समझ हो तो। और नहीं है तो समझ लो कि उसको रोकना कैसे है। यदि ये समझ में नहीं आया, नहीं रोक पाओगे आप अपने बच्चों को। आगे आने वाले टाइम में सारी गलत चीजें बढ़ रही हैं, और यदि ये कुदरती रूप से नहीं बढ़ रही हैं, यदि इनको कोई कर रहा है, तो भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, मैं आपका छोटा सा बच्चा ये बता रहा हूं कि अगर कोई कर रहा है ना तो इसको ठीक हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ना? उधर उस बच्चे को कोई बिस्किट दिखा के बहला के उधर बुला रहा है तो हमको उस बच्चे को उसके पसंद की चीज और देनी पड़ेगी। अगर उसको कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है तो हमको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, या हमें वो फैक्टर खत्म करना पड़ेगा जो उस बच्चे को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। नहीं करना पड़ेगा क्या? बताइए ना। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई बच्चा, या चलो मैं आप ही से पूछता हूं, बच्चे तो छोड़ो, बड़ों पे ले लेते हैं, आप में से किस किस के मां बाप ने गलतियां करने पर आपको समझाया है? हाथ खड़ा करके बताओ। मां बाप ने किस किस को समझाया? अरे हाथ खड़ा, सबको समझाया तो सारे हाथ खड़ा करो ना, क्या दिक्कत है? समझाया है ना? अच्छा, किस किस को समझ में आ गया? कोई गलती नहीं करी फिर आज भी कर रहे हैं? अच्छा, कौन ऐसा है आप में से कि जिसके मां बाप ने रोक दिया हो वो काम करने से, वो काम उसने कभी ना किया हो, और जो कहा हो कि ये करना है
कहते ही कर लिया हो? बताओ जरा, कौन है यहां? एक भी आदमी नहीं है? अब देखो किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा। इसका मतलब हम सब लोगों को हमारे मां बाप ने सही और गलत की शिक्षा देने की कोशिश की है। हमको गलत चीजों की तरफ जाने, जो उनको गलत लगता है, उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमको वो गलत नहीं लगता था, हमने उनकी नहीं मानी। क्यों जी? बहुत सी ऐसी बातें जो मां बाप को गलत लगती थी, उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर हम नहीं माने क्योंकि हमको गलत नहीं लगती थी। हम आज तक अपने मां बाप की दी हुई सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाए। हम आज तक अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाए। तो क्या मैं ये मान लूं कि हमारे बच्चे भी हमारी सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगे? बताइए जरा, क्या आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आपका बच्चा आपकी बताई हुई सारी बातों को नहीं मानेगा? ये चांस है, ये संभावना हो सकती है। गलत के सही हो सकता है ना? तो वो क्या सही मान रहा है? उसको जो समझ आ रहा है, उसको समझ कहां से आ रहा है? उसको समझ या तो कार्टून से आ रहा है, या टीवी से आ रहा है, या दोस्तों से आ रहा है, या एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, या स्कूल के टीचर से आ रहा है, या किसी किताब से आ रहा है, या किसी फिल्म से आ रहा है, या उसके अपने दिमाग से आ रहा है। वहीं से चीजें समझ आ रही है ना? क्योंकि हमारे पास टेलीविजन का एक्सेस नहीं था, फिर भी हम नहीं मानते थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि टीवी ने खराब करा। टीवी ने स्पीड से खराब करा, ये मान सकते हैं, थोड़ी तेजी से करा। चलिए, ये हमने मान लिया कि हमारा बच्चा हमारी सारी बात नहीं मानेगा। यह भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सबकी सारी बात नहीं मानेगा। क्यों जी? मान लो 4 आदमी उसको बात बता रहे हैं और चारों 10-10 लाइन उसको बताई। हो सकता है एक की तो वो एक भी ना माने, हो सकता है एक की वो 8 मान ले, एक की वो 4 माने। तो किसी की बात मान रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। मानना या ना मानना किस बात के ऊपर निर्भर करता है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताने वाले के ऊपर या सुनने वाले के ऊपर? आपने कहा बताने वाले के, आपने कहा सुनने वाले के, और मैं कह रहा हूं दोनों के। अगर वो बच्चा बताने वाले की बात मान रहा है तो फिर बताने वाले की सारी माननी चाहिए, और सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता तो सुनने वाला सबकी सुनना चाहिए। लेकिन ना तो बताने वाले की सारी बात मानी जा रही, ना सुनने वाला सबकी सारी बात सुन रहा। मतलब यह है मेरा कहने का कि हर बच्चे को परमात्मा ने अपना एक दिमाग दिया है। उस दिमाग में जो आज तक फीडिंग हुई है, आपके दिमाग में आज तक जो भी आप गया है और जो फीडिंग हुई है, उसके हिसाब से आप आज तय करोगे कि जो देवेंद्र यहां बैठा आपको बता रहा था वो कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, उसकी बात कितनी माननी है, कितनी नहीं माननी। और आप सबका मानने का लेवल अलग अलग होगा। कुछ लोग तो पहले ही मान चुके हैं बिना ही बात सुने कि जो कहेगा ठीक है। कुछ लोग पहले ही ये मान चुके हैं कि यार ऐसे ऐसे बहुत आते हैं भाषण देने वाले। कुछ है चलो सुनने के बाद देखेंगे, सुनने के बाद कुछ को थोड़ा समझ आएगा, कुछ को ज्यादा। ये हर बच्चे के साथ हर क्लास में होना है। तो मैं ये मानकर चल सकता हूं, आप मुझे थोड़ा इसका अप्रूवल देंगे तो मैं बताऊंगा कि दोनों पे निर्भर करता है। बताने के तरीके पर भी निर्भर करता है, सुनने के हालात पर भी करता है। बच्चे को किस टाइम बताया गया, वो उस टाइम खुश था, दुखी था, हार गया था, जीत गया था, सुबह का शाम था, शाम का था, थका हुआ था, उसके दिमाग में कुछ और था, उसे जल्दबाजी थी, कोई और काम करना था, वो पहले से उस आदमी से मतलब दुखी था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वक्त उस बच्चे को बताना जाता है। क्या हम सारे लोग हर वक्त किसी को बताते समय हर चीज का ध्यान रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे को समझाना है या ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे को समझना है? एक बात बताऊं,
दोनों नहीं है। मैंने पहले वाली बात पर दोनों कह दिया तो इनने इस बात पे भी दोनों कह दिया। समझाने से आज तक जिंदगी में कोई नहीं समझा है। मेरा अभी तक का 20-25 साल का इसी टॉपिक के ऊपर ह्यूमन ब्रेन का समझने का तरीका है, आज तक समझाने से कोई नहीं समझा। अगर समझाने से समझते तो मैं जो समझा रहा हूं सबको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा। जो जो पहले से समझे हुए थे और अपनी समझ में कहीं बीच में कोई गैप था जिसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे ही वो जवाब मिल जाएगा वो समझ पूरी हो जाएगी। बस खाली समझ गए कि नहीं समझे? अब समझ गए देखो सारे। समझाने से नहीं समझते। हमें जहां कमी लग रही है वो कमी जो पूरी कर रहा है वहां उस चीज की उसकी बात सुनने का मन करेगा कि हाँ ये वाली बात थी, ये मैं भी सोचता था ऐसा ही, मेरा भी दिमाग ऐसा ही था। आप में से जो लोग ये मानते हैं ना कि बच्चों का इलाज सिर्फ लठ है, उल्टा काम करते ही लठ पेल दो, उसको मेरी बातें कभी समझ नहीं आएंगी। जो ये कह रहा है कि सिर्फ लाड प्यार से पढ़ाओ, उसको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पहले से मान लिया कि ये इलाज है। और मैं ये कह रहा हूं कि भैया बीमारी देख के इलाज होएगा। कितने टाइम की बीमारी है, कितनी लंबी बीमारी है, किस वजह से लगी है, क्या कारण रहा होगा और अभी कितना टाइम चल सकती है, इसकी समझ बनेगी तभी तो ठीक कर पाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको घर का नक्शा बनाना है तो आप सबसे पहले अपने गांव के हलवाई के पास जाएंगे नक्शा बनवाने के लिए, है ना। जलेबी का नहीं, किसके पास जाएंगे फिर आप? आर्किटेक्ट के पास, यानी जो नक्शा बनाता है उसके पास जाओगे। टायर पंचर वालों के पास नहीं जाओगे, हलवाई के पास नहीं जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। और पेट में दर्द है तो आर्किटेक्ट के पास नहीं जाओगे, फिर डॉक्टर को ढूंढोगे। यही है ना। क्यों? अच्छा, कार लेनी है तो किससे पूछोगे? या तो कंपनी में जाके सेल्समैन से पूछोगे, या अपने दोस्तों में ऐसे बंदे से पूछोगे जिसने बहुत सारी कार लेके बेच रखी हो, यार कोई कार बता यार लेनी है। एक प्लाट लेना हो तो उस आदमी को ढूंढोगे जो प्लाट का कारोबार कर रहा है अपने दोस्ती के सर्कल में। यही करते हो ना आप लोग। या आप क्या कहते हो, करते क्या हो असल में, कि जिस आदमी को आप ये मानते हो कि इस विषय पर मेरे से ज्यादा इसको समझ है, आप उसको ढूंढते हो और फिर उसकी बात को अपने पैमाने पर मतलब परखते हो, और जिसकी बात सही लगे फिर उसकी बात मानते हो। यही करते हो ना। तो बच्चा पागल है क्या आपकी बात बिना ऐसे समझ ले? अब देखो मम्मी क्या करती है, पढ़ ले, पहली क्लास में तो हाथ पकड़ के लिखवाती है, थोड़े दिनों के बाद कहती है अब तो खुद लिख ले, थोड़े दिनों के बाद कहती है अब मेरे समझ में नहीं आता भैया तू ही कर, मैडम से पूछ लियो। बड़ा हो जाता है जब बच्चा। जब मम्मी ने पापा ने डिक्लेयर कर दिया भाई मेरे को तेरी किताब का मतलब समझ में नहीं आता, क्या उसके बाद भी वो किताब के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर ज्ञान देने लायक बचता है क्या? भाई जब आपने बोल ही दिया ना कि मेरे को ये काम नहीं आता, फिर तो पढ़ाई पे चर्चा बेकार हो गई ना, फिर तो पढ़ाई के बारे में जिक्र करना बेकार है। और अपने वाले आदमी कौन से हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी पढ़ ले भाई, पढ़ ले बैठ के, पढ़ने से सब कुछ होगा, जो होगा पढ़ने से होगा, खेत में कुछ नहीं रखा, काम में कुछ नहीं रखा, कुछ ना कुछ बाहर जाकर बन जा। यही करते हैं ना अपन लोग। बच्चे ने अपने दिमाग में पहले से सोच रखा है कि मुझे इतने लेवल का आदमी होगा वही पढ़ाई पे बात कर सकता है, अगर इस लेवल से नीचे का आदमी पढ़ाई पे बात करेगा मेरे को उसकी नहीं माननी। क्योंकि मानने के लिए मैं किसी की बात मानूं उसके लिए पहले मुझे मानना पड़ेगा कि ये सामने वाला आदमी इतना ज्ञानी है कि मैं इसकी बात मान लूं। गलत है कि सही है बताओ जी? आप भी मेरी बात आधी बात जब भी मानोगे, आधी पर आधी जितनी मानोगे, जब ये मान लोगे कि यार बात तो मारता ज्यादा कह रहा था, जब ये दिखेगा ना कि आता जाता इसने कुछ नहीं, फिर कोई नहीं मानेगा। अब ये वाला इशू उस बच्चे के साथ है, और हम मां बाप क्या कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं। जिस विषय पर आप बोलते हो उस पर आपका बच्चा आपसे ज्यादा जानता है, इसीलिए आपकी नहीं सुनता। आपके टाइम पर आप अपने बाप की और अपने मां की सारी बात माना करते थे, क्योंकि जो जिंदगी में जरूरी चीजें हैं
जैसे सिसोदिया जी ने बोला था शुरुआत में कि हमारे पिताजी खेती करते हैं और हम भी खेती कर रहे हैं, हमें भी खेत में जाना है, या डंगरों के या ब्यात का टाइम है, नए दूध है हमारी भैंस या गाय। तो जो मेरा बुजुर्ग है, जो मेरे चाचा है, ताऊ है, मेरे पिताजी हैं, वो जब अपने खेत के बारे में, मिट्टी के बारे में, बारिश के बारे में और इन सब चीजों के बारे में जब बोलते हैं ना, तो वो सारी बात सच होती दिखाई देती है। क्यों? उनका तजुर्बा हमारे ज्ञान पर भारी पड़ता है, इसलिए अंदर ही अंदर हम ये मान लेते हैं कि मेरे से ज्यादा तजुर्बा, इसकी बात मानने में फायदा है। इसीलिए आप अपने मां बाप की सारी बात मान लिया करते थे। आपने जैसे ही अपने बच्चे को अपने तजुर्बे से बाहर बात करनी चालू करी, आपके बच्चे आपकी बात मानना बंद कर गए। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मतलब आपने जो आपको तजुर्बा है उस फील्ड में आज भी आपका बच्चा आपकी सारी बात मानता है। ध्यान देना, कभी गौर करना। जिस फील्ड के आप मास्टर हो ना, जहां उसको पता है कि यहां मेरे पिताजी गजब है इस चीज की समझ, वहां आपका बच्चा आपकी बात, सारी बात मानेगा। लेकिन जहां आप एक्सपर्ट नहीं हो वहां वो आपकी बात नहीं मानेगा, यह तय है। तो यदि आपको अपने बच्चे को अपने साथ जोड़े रखना है तो हमको यह समझना पड़ेगा कि वो कैसे सोचता है। क्यों जी? नशे पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नशा क्यों करता है इंसान? चलिए बताइए। आप में से बहुत सारे लोग नशा करते होंगे। बीड़ी भी पीता होगा कोई न कोई, कोई हुक्का पीता होगा, कोई दारू दूरू भी पी लेता होगा, हैं? हम क्यों पीते हैं वो? मतलब हम क्यों करते हैं नशा? या कोई भी इंसान नशा क्यों करता है? जब आप अपनी क्लास में एक लेवल पार कर लोगे ना, 10वीं आड़ा अपने जनता सरकार मोर्चा में, हाई लेवल की बात तो बताऊंगा जब, कि नशे से, यानी जब हम सुल्फा पीवें या फिर भांग भूंग का सेवन करें या फिर अफीम का करें या दारू का करें या सिगरेट का करें, तो वो जो शरीर में जाता है सिस्टम केमिकल, वो दिमाग में क्या करता है और उसकी वजह से हम दोबारा क्यों करते हैं, इसका तो लेंगे सेशन उनका जो इस एक क्लास में पार कर लेंगे। मोटे देसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूं। हर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी ढूंढता है। गलत है कि सही है जी? और बचपन में ना, जैसे हम सारे लोग एक बात कहेंगे, आपसे मैं पूछूंगा बताओ जवानी ज्यादा खूबसूरत की बचपन? क्या बोलोगे आप? बचपन। बचपन ही क्यों खूबसूरत है? जबकि जब हम बच्चे थे तो ये सोचा करते थे जल्दी से बड़े हो जाएं, और आज हमें लग रहा है कि बचपन खूबसूरत है। क्योंकि बचपन में कभी कभी हमारे दिमाग के भीतर कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि हम रेत में खेलते हुए, डांगरों के बीच या खेत में या मिट्टी में या दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए, मस्ती में खिलौनों के साथ खेलते हुए, अचानक हम यही भूल जाएं कि टाइम कितना हो गया। माओ को बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा जब खेलता है ना, कि सवेरे गया था शाम को आया, टाइम का पता ही नहीं चला इसको कि पूरा दिन हो गया, ना रोटी खाई ना कुछ और। होता है कि नहीं होता जी? मतलब बच्चा समय का ट्रैक भूल गया। यहां से समझ में आया कि उस काम को करते हुए उस बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा घटा कि उसे इतना आनंद आया, इतना मजा आया कि उसे भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, और वो टाइम भी भूल गया, धूप भी नहीं लगी। धूप में खेलता रहता है बच्चा, आपने देखा होगा, धूप भी नहीं लग रही है, हमें टेंशन हो जाती है कि धूप में मर रहा है, उसको कुछ नहीं होता है। यानी वो जो आनंद है, वो जो मजा है, उसकी याद हमारे साथ जिंदगी भर रहती है। और आदमी उसी मजे को ढूंढ रहा है, उसी मजे को, वो जो बचपन में होता है। वो मजा कभी कभी नई कार दूसरों के सामने लाके 1 सेकंड के लिए महसूस होता है, फिर वह गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसके उद्घाटन होते ही
फिर वह वापस वैसे, फिर वो नई चीज ढूंढता है, और क्या दिखाऊं मैं लोगों को, फिर नए जूते पहनता है, तो एक सेकंड के लिए फिर वही मजा आता है, लेकिन वो पूरा मजा कंटिन्यू नहीं रह पाता। नए लत्ते पहन के भी फिर वही एक सेकंड के लिए होता है, लेकिन जब वो एक पैग लगा लेता है तो फिर वही सुरूर बन जाता है बचपन वाला, फिर वो टाइम भूल जाता है, फिर वो एकदम फ्री हो जाता है, फूक देंगे पत्ती है। होता है ना, वो जो एक पैग लगने के बाद या जो भीतर में धुआं जाता है, उस टाइम पर दिमाग थोड़ा सा घूमता है, तो जो आजकल की जो टेंशन है, जो किसी से पैसे लेने थे, किसी को देने थे, या कोई और टेंशन थी, या दूसरी चीजों की चिंता थी, वहां से हटके हमारा दिमाग कंसंट्रेट कर लेता है एक चीज के ऊपर। जो भी, मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने देखा होगा दारू पीने वाला 2 पैग लगा के बहुत बढ़िया ड्राइविंग करता है बंदा, क्योंकि सारा ध्यान वहीं हो जाता है। वहां जाओगे आप मुखर्जी नगर, यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा सिगरेट पीता है वहां, हर बच्चा निकोटिन पी रहा है, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो नशा जब जाता है तो वो कंसंट्रेशन को एक जगह पे फोकस कर देता है, और जब वो फोकस एक जगह पे होता है तो बाकी पूरी दुनिया उसके दिमाग से गायब हो जाती है। और इसीलिए फिर उसे हर शाम को 5 बजते ही वो कीड़े भीतर में आवाज लगाना चालू करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, 2 पैग आने दो, है ना, क्योंकि उसको फिर वही आनंद चाहिए हर बार। अब मैं यही वाली चीज कई बार खाना खाने के बाद होती है, अनाज का नशा हो जाता है आदमी, नींद सी आ जाती है उसको, और यही मजा आदमी को तब आता है जब वो किसी काम में पूरी तरह से डूब गया हो, वो ऐसा काम कर रहा हो जिसको करने में उसे बहुत मजा आता है। एक आधा आदमी यहां जरूर बैठा होगा जो खेत में मिट्टी में पौधों के साथ काम करते करते टाइम ही भूल जाता है कितना हो गया, भूख भी नहीं लगती है। कोई हाथ खड़ा करके बताइए ऐसा मानस है? ऐसे मानस मतलब इन लोगों को अगर मिट्टी में छोड़ दो, डंगरों में छोड़ दो, तो ये टाइम इन्हें रोटी देने की जरूरत नहीं है, ये उसी में मजा होगा इन्हें। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं ना? अब बच्चे को यदि आप सोच कर देखो, बच्चे को यदि आप उसका मनपसंद यानी जिस काम के लिए उसको परमात्मा ने बनाया है, अगर वो काम दे दे, तो क्या वो जिंदगी में कभी नशा करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ जी बताइए। मान लो एक बच्चे को हमने कैलकुलेट करके, रिसर्च करके, खोजबीन करके, किसी से पूछ के या पता लगा लिया किसी भी तरह से कि मेरे बच्चे के पास में ये दिमाग है, इसको अगर ये 6-7 काम अगर दे देंगे तो ये बच्चा मतलब इसमें डूब जाएगा। अगर बच्चा अपने काम में डूब जाए और मतलब थके भी ना, भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, टाइम का भी ट्रैक भूल जाए, वो बच्चा, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं, वो बच्चा कभी जिंदगी में नशा नहीं करेगा। मतलब अगर कोई मेरी दिनचर्या को देख लेना, मेरा काम करने का जो प्रेशर, बर्डन और जो मतलब स्टाइल देख ले, तो बिना नशा करे ऐसा आदमी सरवाइव नहीं कर सकता जितना काम मैं कर रहा हूं, जितना प्रेशर मैं झेल रहा हूं। लेकिन मुझे एक दिन भी यह महसूस नहीं होता कि मुझे अपनी थकान मिटानी है, या मुझे अपना बर्डन या अपने दिमाग का बोझ हल्का करना है, या मुझे ये थकावट है, या मुझे ये दिक्कत है। आप लोगों ने तो देखा है, या हम जब सचिन और हम साथ में ओडल पिटे थे, तो हम पिटने के बाद भी हम वैसे ही उतने ही स्माइल कर रहे थे जितने आज यहां बैठ के कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही कर रहे थे, हैं? मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ एक बात आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज आज के टाइम पर हमारे बच्चों को क्या दे रहा है, और उस समाज में आप शामिल नहीं हो। इस बात को देखना जरा गौर से। आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे हो,
आपको मोबाइल लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपके घर में टीवी लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजबूर कैसे करते हैं, यह भी साइकोलॉजी का पार्ट है। दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है, यह भी साइकोलॉजी का पार्ट है, मनोविज्ञान है कि इस आदमी को यह काम करने के लिए मजबूर, जैसे आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने के लिए मजबूर किया जाता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप मजबूर हो रहे हो। आप ये वोट आप कहते हो पता तो है चोर है पर के करा, मजबूरी है, इससे बड़ी ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसा दिखाई देता है ना कि इसके अलावा किसको वोट करें, ये आपके दिमाग में ऐसा करके आपको मजबूर किया जा रहा है। वैसे ही आपके बच्चे के सामने गलत साहित्य, मोबाइल में अश्लीलता, और उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद करियर के नाम पर या नौकरी के नाम पर जो तैयारी, और बाद में डिप्रेशन और बेरोजगारी, ये जबरदस्ती दी जा रही है। और इस सारी व्यवस्था में आप कहीं नहीं हो, आपसे पूछकर नहीं हो रहा, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। क्योंकि ये सवाल मैं आपसे पहले दिन पूछ चुका हूं, पहली मिनट पूछ चुका हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं। तो आप में से कोई नहीं हो जो अब बच्चे को धकेलना चाहता है। लेकिन फिर भी यदि बच्चा आपकी गलत दिशा में जा रहा है तो फिर हम सबको मिलकर के वो कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब, कौन कर रहा है ये सब, और कैसे रोका जाए ये सब, और बच्चे को सही रास्ता कैसे दिखाया जाए। करना पड़ेगा ना आप लोगों को। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम है जिसको समझ में आ जाए उसकी। मान लो हमको समझ में आ गया कि ये इसलिए गड़बड़ है, ये भी समझ में आ गया कि ऐसे ठीक होना है। अब हमारी प्रॉब्लम है कि अब हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक आप भी आराम से बैठे हो, तब तक आप भी ये सोच रहे हो सरकार करेगी, मास्टर करेंगे, कोचिंग सेंटर में भेज देंगे, जमीन गिरवी रख देंगे, जमीन बेच देंगे, गहने बेच देंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चे ने पढ़ना है, हमने तो भाई पूरी ईमानदारी से माँ बाप ने तो परवरिश करी है, बच्चा ये नहीं पढ़ पाया, उसकी किस्मत खराब थी, फिर आखिर में आप ऐसे कह दोगे। जबकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैठ करके यदि आप इस बात के ऊपर खुले दिमाग से चर्चा कर सको, मैं सपनावत के लोगों की बात कर रहा हूं कि सपनावत के लोग बैठ करके एक बार चर्चा करो। सिसोदिया जी पिछले 3 सालों से लगातार इस विषय पर मंथन करते आ रहे हैं पूरी टीम के साथ, जो पूरे देश में जनता सरकार मोर्चा की टीम है। और जब उनको ये इस बात का यकीन हो गया कि मैं अपने गांव के लिए ये काम कर सकता हूं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने गांव के लोगों को बुला करके बात करके देखता हूं। और गांव के लोग क्योंकि आज पहली बार आए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कितनी बड़ी बात हमारे पास है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो तकनीक है। हम 3 साल की उम्र में बच्चे का टैलेंट बता सकते हैं आपको कि ये बच्चा पैदाइशी खिलाड़ी है। ये सिर्फ 10%, 100 में से 10 बच्चे पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, 10 से 15%। बाकी 85 से 90 बच्चा जो उन 10 बच्चों ने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल करने के लिए बने हैं। कुदरत का यह नियम है। आप देखोगे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी घर में चौधरी कितने होते हैं? घर में चौधरी एक होता है, बाकी चौधरी के हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं। फैक्ट्री में जाओगे मैनेजर एक होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर 20 सुपरिटेंडेंट 20 होते हैं, सुपरवाइजर 50, 100, 200 होते हैं, और वर्कर बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही होता है ना जी। मतलब जो दिमाग वाला काम करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाला काम, लिटरेचर वाला, रिसर्च वाला, वो थोड़े लोग बनाए हैं कुदरत ने। सब पढ़ने के लिए नहीं बनाए हैं। सबको पढ़ने में मजा नहीं आता है, सबको खेती में मजा नहीं आता है, सबको बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, सब सुन नहीं सकते यहां बैठ करके। बहुत से लोग हैं यहां सुन नहीं सकते वो ज्यादा देर तक, भाई 15-20 मिनट से ऊपर नहीं अपना कोई झेला जाता, चाहे कोई कितनी बढ़िया बात बता रहा हो। जो बोलने के लिए बना है वो सुन नहीं सकता, जो सुनने के लिए बना है वो बोल नहीं सकता, जो चलने के लिए बना है वो बैठ नहीं सकता, जो बैठने के लिए बना है वो दौड़ नहीं सकता। आधी छुट्टी में बड़े देखे होंगे बच्चे बस्ते पे ही बैठा रहेगा, मास्टर जी कहेंगे अरे बाहर खेल ले, आधी छुट्टी हो रही, बोला ना मैं यहीं ठीक हूं। होता है ना ऐसा। और एक बच्चा ऐसा है क्लास में बैठा है, मास्टर ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, फिर भी पेन निकाल कर आगे वाले की कमर पे लिखता रहेगा, या बेंच न खोदता रहोगा, या कुछ भी, उसके हाथ टिकेंगे ही नहीं। मतलब
हर बच्चे को परमात्मा ने एक दिमाग दिया, कुछ खास करने के लिए दिमाग दिया, और उसकी खुशी का एकमात्र पैमाना है यदि उसे वही चीज मिलेगी जिस तरह के काम करने के लिए उसको वो दिमाग दिया था, तो ही वो खुश रह पाएगा, तो ही वो समाज में कुछ दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। मैं यहां आपके पास आया हूं, आपसे मैंने दिन की दिहाड़ी नहीं ली, मैंने आपसे तेल नहीं लिया खर्चा, मैंने आपसे और कोई पैसा नहीं लिया, मैं वोट आपसे नहीं ले रहा, मैं आप दुकानदारी अपना कोई सामान बेचने आपके पास नहीं आया इतनी दूर से 10 घंटे का सफर तय करा आने जाने में, और उसके बाद आपके पास बोला 2 घंटे, और बोलने के बाद मैं चला गया ये कह करके कि आप अपने गांव के लिए काम कर लो। अगर मेरे को भीतर से मजा नहीं आएगा तो क्या मैं ये लगातार कर पाऊंगा? मुझे मजा आ रहा होगा तो ही मैं इतनी दूर से उठ कर आऊंगा, नहीं तो बहाने बतेरे हैं ना आने के भी, क्यों जी? लेकिन मैं बहाना ढूंढ रहा हूं ये काम करने का कि मैं कैसे लोगों से बात करूं, मैं कैसे ये बात उनको बताऊं, क्योंकि मुझे इस काम के लिए बनाया है कुदरत ने, मुझे वो समझ दी है, मुझे वो अकल दी है कि मैं इस बात को रख सकता हूं, इस तरीके से रख सकता हूं कि भाई गांव का वो आदमी भी समझ लेगा जिसको लगता था कि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों की बातों से मुझे इतना क्लियर हो गया कि भाई सपनावत के लिए अगर कोई आदमी कर सकता है तो मुझे बताइए वो सपनावत का आदमी कर सकता है या बाहर का आदमी करेगा? हाँ जी बताइए। सपनावत का ही करेगा, यह भी तय हो गया। अब सपनावत का आदमी पूरी समस्या को समझे बिना कर सकता है या समस्या समझनी पड़ेगी? और खाली जितने लोग यहां बैठे हैं, 100-200 लोग जितने भी बैठे हैं, इन लोगों के समझने से बात बन जाएगी कि पूरे गांव को समझाना पड़ेगा? और समझाना सबसे टेढ़ा काम है, समझने का एक नियम है। इस बात को जिस दिन आपको समझ लोगे उस दिन सारा खेल समझ में आ जाएगा। रास्ते में आते हुए परमजीत जी से मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि हम बात कर रहे थे तो इस बात पे था कि कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा कि अभी 6 साल और लगेंगे कम से कम, मतलब 5 तो लगेंगे ही लगेंगे पक्का। मतलब पिछले साल 6 लगने थे, इस साल 5, क्योंकि 2026 आ गया, मैं उसी साल में बैठा हूं। 5 साल और लगेंगे। बोले 5 क्यों लगेंगे? मैं कहा 9 साल तो हो लिए अपने को चलते हुए, 5 साल और लगेंगे। 14 साल का क्या सीन है? 14 साल का सीन यो है कि भाई रावण का वध करने के लिए राम को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। कौरवों का वध करने के लिए पांडवों को भी 14 साल ही वनवास और अज्ञातवास और फलाना ढिमकाना करके 14 साल हो गए थे। नहीं, महात्मा गांधी जब निकले थे तो 14 साल की रिसर्च के बाद निकले थे। विनोबा ने जब भूदान आंदोलन चालू किया 14 साल की रिसर्च के बाद चालू किया। और अब मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि नई पीढ़ी जो आती है वो 14 साल में आती है। कि पुरानी पीढ़ी को तो इस बात कह के हम ठीक कह रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। जो ये पुरानी पीढ़ी है ना जो नसिया बैठी है, इससे तो ये समझाना है कि हम ठीक बोल रहे हैं, और आप में से आपसे अगली पीढ़ी को बात समझा करके उसको काम पे लगाना है, तब जा करके ये चीज आएगी। और समझ में आने के लिए, बदलाव के लिए तो लगेंगे 14 साल, बदलाव की नीयत, बदलाव की सोच बनने के लिए। यानी आज अगर सपनावत में हम आज बैठे हैं तो ये मान के चलना आज ही आपने थोड़ा थोड़ा काम चालू करना चालू किया, मतलब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो सपनावत की सोच और सपनावत के हालात बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कन्वर्ट होने में 14 साल मिनिमम लगेगा। यही कारण था कि भोगी को, मोगली को, दोनों को सत्ता में 15 साल के लिए लाया गया था। 15 साल में पूरे देश में नफरत के बीज बो दिए इन लोगों ने, बो दिए ना। ये 15 साल में एक पूरी पीढ़ी तैयार किया इन्होंने, और ये इस पीढ़ी का काउंटर अगले 15 साल
केवल प्रेम पर बात करने से बात बनेगी। इस नफरत का काउंटर प्रेम है, नफरत का काउंटर नफरत नहीं है। बदमाश आदमी से, गुंडे आदमी से लड़ने लगोगे तो आपको उससे ज्यादा बदमाश होना पड़ेगा, और आप बदमाशी में और गंदगी में बदमाश से नहीं लड़ पाओगे। समाज का आदमी अच्छाई से उसको हरा सकता है। मगरमच्छ से आप पानी के अंदर दुश्मनी नहीं कर सकते, उनका फ्रंट है दुश्मनी, आप उस पर नहीं खेल सकते। उनका फ्रंट है विध्वंस, आपको निर्माण पे चलना पड़ेगा। पाड़ा ही दूसरा, कि हम तेरे पाड़े में खेल दे ही नहीं, बात ही खत्म यार। हम अपना पाड़ा बनाना पड़ेगा अपना, यानी जिसका वो एरिया है वहां जाकर उससे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। तो आज यात्रा शुरू करेंगे तो पहली बात तो मन में यह तैयार कर लो कि 15 साल लगेंगे मिनिमम। दूसरी बात यह तैयार कर लो कि सपनावत के लिए ना कोई सरपंच करेगा, ना कोई मेंबर करेगा, ना कोई जिला अध्यक्ष करेगा, ना एसडीएम करेगा, ना डीसी कलेक्टर करे, ना एमएलए, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री। इतना तो मान लियोगे। बाहर का आदमी गांव के लिए कुछ नहीं करेगा, गांव के आदमी को करना पड़ेगा। और जिसको सबसे पहले समझ में आ जाएगी वो भी नहीं करेगा। जैसे मान लो अब यहां बैठे हुए हैं, आपने मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुला लिया, मतलब मैं ये मान के चल गया कि आपने मेरे से सर्टिफिकेट दे दिया कि मना आप तो ज्यादा पता है। अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहां के बाद फिर किसी और को समझाना है, फिर किसी और को समझाना है। तो जो पहले जिसको समझ में आ जाएगा उसका काम तो सिर्फ बोलना है, करने वाले तो तीसरी लेयर में आएंगे। समझ रहे हैं बात आप? मतलब अगर आप ये सोचो सिसोदिया जी को बोलोगे कि हाँ जी वीरेंद्र जी, कितना क्या क्या बदलाव कर दिया आपने, ये नहीं कर पाएंगे बदलाव, मैं नहीं कर पाऊंगा बदलाव। बदलाव तो उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा जो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कौन है? गांव का आखिरी आदमी। इसीलिए ये लाइन है। कहीं आप न्यू सोचते हो कि वो न्यू कवा है कि मेरे बदलने से दुनिया बदल जाएगी, ना 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 ना। इसका ये मतलब है कि जब एक एक घर में बात जा चुकी होगी, एक एक घर बात को समझ चुका होगा, एक एक घर इस बदलाव में अपनी भूमिका देने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार होना बहुत जरूरी है। मान लो ये स्टेज के ऊपर बैनर लगाना है, इसको बैनर को लगाने के लिए 2 कुर्सी चाहिए, हाइट के लिए 2 रस्सी चाहिए और बांधने वाले 4 लोग चाहिए। तैयार तो सारे हो जाओगे, सारे तैयार है लगाने के लिए। जरूरत तो 4 ही की है ना, 5वें की जरूरत पड़ेगी, फट से एक और आ जाएगा, 6ठे की जरूरत पड़ेगी, एक और आ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि गांव में सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको बदलाव करने के लिए, लेकिन बताना सबको पड़ेगा। बदलाव के लिए तैयार सबको करना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं जी? और सब तक एक बार जाना पड़ेगा। अगर गांव में 20-25 हजार वोट है ना आपके गांव में, है 10,000 वोट है, 20,000 पॉपुलेशन है, 15-20 हजार है, 10,000 वोट अगर आपके पास है तो हम ये मान के चलते हैं कि 4 से 5 हजार घर हैं। 4 से 5 हजार घरों में प्रत्येक घर में दस्तक देनी पड़ेगी। उसके लिए टीम आपको 10 की चाहिए कि 100 की चाहिए कि 50 की चाहिए, ये आप देखो। और एक व्यक्ति 30 घरों से अगर बात करे, यानी हमारी एवरेज जो है वो एक व्यक्ति के जिम्मे 30 घर लगा दो तो एकदम स्मूथ काम चलेगा बढ़िया तरीके से। और इसका ऊपर प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यहां तो आज शुरुआत है अगर मैं ये कहूं, लेकिन जहां जहां हम काम कर रहे हैं, अभी 23 मार्च के बाद 23 मार्च का जो कार्यक्रम होना है अपना, ये पता होगा ना आपको, 23 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, ताकि पूरे भारत से लोग इस विषय पर सोच सकें, इसके ऊपर काम कर सकें और वो मानसिकता बने कि हम सबको अपने अपने गांव पर काम करना है। उसके बाद जो दूसरे स्टेट के लोग आए होंगे वहां से वो यमुनानगर के एक गांव में जाएंगे सारे के सारे, और फिर देखेंगे कि हम उनको ये बताएंगे कि संगठित रूप में क्या होता है, एक गांव को एक दिन में निपटाना कितना आसान होता है, एक ही दिन में पूरे गांव को निपटाना। उस पर हम काम करेंगे बेसिकली। तो इस पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम आपको।
आने वाले समय में आपको इसके वो नतीजे देखने को मिलेंगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब वो जो लोगों को समझाने का क्रम है, एक व्यक्ति नहीं समझा पाएगा, हमें अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। टीम के पास भी ये समझ होनी चाहिए, और समझने के लिए किसी भी मुद्दे पर कम से कम 21 बार आपके दिमाग में वो बात गएगी तो बात बनेगी। इसीलिए शब्द बदल बदल के मैं अपनी हर स्पीच को इतना ही लंबा और सेम उसी टाइप से घुमा घुमा के वहां लेके आता हूं। देखा होगा आप लोगों ने। वो क्यों करता हूं मैं? क्योंकि मुझे ये मालूम है वो व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं हो सकता किसी विषय पर जब तक उसको बात समझ में नहीं आई, और समझ में आने के लिए 21 बार मिनिमम चाहिए। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जाके पता करोगे ना, तो कोई भी आदत बदलनी है, कोई आदत छोड़नी है, 21 दिन की प्रैक्टिस मांगती है। इसीलिए लॉकडाउन 21 दिन का लगा था, याद है ना? बहुत साइकोलॉजिकल गेम था ये आपके साथ जो खेला गया, 21 दिन का लॉकडाउन। 3 वीक का साइकिल होता है ये, जो दिमाग को प्रोग्राम कर देता है कि अगर 3 हफ्ते तक आपको लगातार सेम बात की फीडिंग की जाए तो 22वें दिन आपको बिना कहे आपका दिमाग उसी दिशा में अपने आप सोचने लग जाएगा, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये एजेंडा है इनका, गेम प्लान, कि झूठ को इतनी बार बोल दो। ये जो आजकल सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों का खेल क्या है? झूठ इतनी ज्यादा बार बोल दो कि जो सच जानता है उसको भी डाउट हो जाए कि यार कहीं मैं तो गलत ना हो। जब ये इतनी कन्विक्शन के साथ इतना स्ट्रांगली बोल रहा है, तो हम लोगों को सच इतनी बार बोलना है कि जो झूठ पे जी रहे हैं लोग, उनको यकीन हो जाए कि सच यही है। सच इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच दिखता है। झूठ बार बार रिपीट करनी पड़ती है, सच दिखाई देता है। इसलिए सच्चा आदमी ज्यादा जोर नहीं लगाता अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जी सवाल ये था, इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था आज से 8 साल पहले, लॉकडाउन लगने से 2 साल पहले, और 2 साल तक वो प्रैक्टिस चली थी गांव के अंदर, कि लोग ये कह रहे थे हमको कि लोग नहीं सुनते। कुछ ने बताया कि जी गांव में अनपढ़ लोग हैं, वो कुछ नहीं जानते। और अभी अभी सिसोदिया जी ने बोला कि जो इस मैकॉले की शिक्षा से वंचित रह गया, जो इस पढ़ाई से पीछे रह गया, मैं अपने तजुर्बे से ये कह रहा हूं कि सिसोदिया जी की बात में ऐड करते हुए, केवल उसी में अकल बची है आज के टाइम पे। अकल ही उसके पास है जो अब तक जो कम पढ़ा लिखा है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही तो रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, उतनी ही अकल के ऊपर गंदगी का पर्दा पड़ा हुआ है, उतना ही स्वार्थी है, उतना ही कमजोर है, डरा हुआ है, लालची है, जितने ज्यादा पढ़ा लिखा है। और नौकरी भी करता है तो मैं तो कहता हूं आदमी ही नहीं है वो तो। मतलब अगर वो कहीं सरकारी या प्राइवेट कहीं भी नौकरी करता है, वो तो मानस की कैटेगरी तय गया। इसीलिए मैंने पहले छोड़ दी अपनी। 8 साल करके मुझे यकीन हो गया कि भाई आदमी आदमी होता है और नौकर नौकर ही होता है। तो आदमी बना रहना बेटर है, नौकर तो नौकर ही होता है। और नौकर बनने के लिए कुदरत ने हमको पैदा नहीं किया। और जिस दिन गांव को यह बात समझ में आ गई कि भाई नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया तो क्या करना है, तो फिर हमने इसके ऊपर चर्चा की कि यदि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें जो भी हम करें, जितना भी काम करें, सोच के देखिए आप लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास 2 चॉइस हैं, 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था आज की, आप देखो घर में कोई भी सामान लेके आते हो, उसका पैसा सपनावत के किसी व्यक्ति को मिलता है या किसी कंपनी को मिलता है उसका प्रॉफिट? बताओ जरा। कंपनी को। यानी आज की व्यवस्था है, एक व्यवस्था जो मैं कह रहा हूं कि हम सारे लोग अपनी कमाई को किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। यानी सब लोग अपना घर खाली करके किसी का घर भर रहे हैं। अब मैं दूसरी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। यदि हम सारे लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं
कि मेरी जेब से पैसा निकल के इनकी जेब में जाए, इनकी जेब से इनकी जेब में, इनकी जेब से इनकी जेब में, इनकी जेब से इनकी जेब में, कहीं भी जाए लेकिन यहीं घूमता रहे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या वो दूसरे पहले वाली ज्यादा फायदेमंद है? बताओ जी। दूसरे वाली व्यवस्था को आपको बनाना पड़ेगा, पहले वाली व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों की मदद से उन्होंने व्यवस्था यह बनाई है कि आपका सब कुछ उनके हाथ में चला जाए, इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना रहे हैं और हम गधे बनवा रहे हैं। गधे हैं हम। गधे का सर्टिफिकेट तो वैसे होता भी नहीं, गधे का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, किसी पक्षी का, पशु का, किसी का नहीं, आदमी का होता है। आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनाना कंपलसरी करा? पहले यह कहा तू चोर है तब बना सर्टिफिकेट, पहले यह कहा तू डेट ऑफ बर्थ में घपला करके ना इनाम ले लेता है, तू पेंशन बनवा लेता है, इसलिए सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास। और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कैसे बनता है देखो जरा ध्यान से। बच्चा पैदा हो गया, आंगनबाड़ी या म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, वो आके क्या करेंगे जी? पिता का नाम क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा पिता का नाम? घर वाले। मां का नाम कौन बताएगा? घर वाले। बच्चे का नाम क्या रखना कौन बताएगा? घर वाले। अरे भैया, बाप का नाम हमने बताना, मां का नाम हमने बताना, बच्चे का नाम हमने बताना, बच्चा कब पैदा हुआ हमने बताना, उसका टाइम हमने बताना, सब कुछ हमने बताना, लेकिन सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है। बताना हमने है तो सर्टिफिकेट किसका चलना चाहिए? जो बता रहा है। लेकिन वो कह रहे नहीं तुम चोर हो, तुम ठीक नहीं बताते, हम ठीक बताएंगे। नहीं समझ रहा आपको? क्योंकि इससे साइकोलॉजिकली क्या होता है, मनोविज्ञान से क्या होता है कि आप उसको अथॉरिटी दे देते हो कि मेरा मालिक तू है। जिसके पास कागज होगा वही मालिक है जी। सड़क पे चलते हुए आपने अगर 1 रुपए का भी टोल दे दिया तो आपने मान लिया कि कंपनी मालिक है उस सड़क की। क्यों जी? भाई मालिक ही ले सकता है आपसे चलने का। आपके बाप दादा की सड़क होती, अगर राणा जी के वंशजों की सड़क होती, फिर थोड़ी कोई पैसा ले लेता। कंपनी की सड़क है तो ही ले सकता है वो राणाओं से पैसे, नहीं तो किसकी है? और हम लोगों को ये धीरे 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 हमको ये यकीन दिला दिया गया कि हम किसी लायक नहीं है, वो हमारे माई बाप हैं, वो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि असली मालिक हम हैं, तय हम करेंगे, नौकर को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रतिनिधि को हमारे हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पर पहले पता तो हो हमको कौन सी पॉलिसी चाहिए। क्यों जी? पहले हमको कौन सी पॉलिसी चाहिए? हमको पॉलिसी वो चाहिए कि इस सभा में बैठा, मैं इस सभा को गांव मान के चल रहा हूं कि मैं अगर सपनावत पॉलिसी बनाए तो एक भी काम ऐसा ना हो कि मेरे करने से सपनावत के किसी आदमी का नुकसान होता हो। मेरा फायदे में सबका फायदा हो और मेरे नुकसान में सबका नुकसान, तो फिर कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, यह गारंटी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? और यह व्यवस्था बनाने के लिए आपको 4 दिन बैठना पड़े, 40 दिन बैठना पड़े, 40 महीने बैठना पड़े, मैं ये कहता हूं अगर यह व्यवस्था बन जाए तो आपके बच्चे अंधे कुएं में, बेरोजगारी वाले में, नशे वाले में, गंदगी वाले में, अश्लीलता वाले में जाने से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? अगर हर बच्चे को जीवन का मकसद मिल जाए, वो उस रास्ते पर चल जाए, उसके लिए सुरक्षित वातावरण बन जाए, बड़ा होने के बाद समाज में स्थापित हो जाए और आदमी होने की इज्जत उसे मिलने लग जाए और उसका वो सारा लालच खत्म हो जाए जिसके लिए वो चल रहा है। लालच क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, बढ़िया मोबाइल। क्यों? क्योंकि दिखाना है। दिखा के क्या करना है? सम्मान पाना है। सम्मान तो हम वैसे ही दे देंगे यार, क्या दिक्कत है? और बता क्यों चाहिए ये? काम चलाना है, काम चलाने का जुगाड़ भी कर देंगे। भाई आपको यहां से लेकर दिल्ली जाना है, आपकी मर्जी से जाने का इंतजाम हो जाए तो क्या जरूरी है कि आपकी गाड़ी होनी चाहिए? बताओ जरा। आपको जिस टाइम जाना है उस टाइम चले जाओ, जिस टाइम आना उस टाइम आ जाओ। क्या आपको यह सुविधा हो जाए सब लोगों को? क्या जरूरी है फिर भी आपको गाड़ी खरीदनी?
फिर तो जरूरत ही नहीं ना किसी को, उसका इंतजाम हो सकता है। एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, बेशक रोटी बेशक काम ना करता हो, बेरोजगार हो, गारंटी है भाई। मान लो घर में कोई बच्चा अपाहिज पैदा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मां उसका गला घोट देगी क्या? वो मतलब मां बिल्कुल बुजुर्ग हो जाए और वो जवान हो जाए ना, और अपाहिज को घर मतलब बैठ के खिलाना पड़े, तो मां पूरी जिंदगी खिला सकती है उसको। तो सपनावत भी तो हमारे बच्चों की मां है, जन्मभूमि है ना ये जन्मभूमि नहीं खिला सकती हमारे बच्चों को अगर बेरोजगार है तो? बताइए जरा। बहुत आराम से खिला सकती है, बहुत है हमारे पास, बहुत है। मतलब हमारे बेरोजगार बच्चों को इस बात के लिए प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि हमको हमारे भीतर झांकने की जरूरत है। हमको यह बात मानने की जरूरत है खुद बड़ी पीढ़ी को कि हम निकम्मे थे, इसलिए अपने बच्चों को ऐसा गंदा समाज दिया। हम बेवकूफ हैं, हम अपने बच्चों के लिए बेहतर समाज नहीं बना पा रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए तो हो रहा है ना ये। देखो जी ये है ना, ये इसको मैं समाज मान लू ना, अगर ये पेन और इसको ऊपर उठाना हो तो जोर लगाना पड़ता है, ऊपर उठा के भी रखना, जहां पे पहुंच गया अगर यहां भी रखना हो ना तो भी जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जोर लगाना छोड़ दोगे नीचे आना तय है, समझ गए ना? तो गांव के सारे समझ वाले और इज्जत वाले आदमियों ने जोर लगाना बंद कर रखा है कि नहीं कर रखा? बताओ। समाज की बर्बादी का कारण वो 5-4 लुच्चे गुंडे लोग नहीं है गांव के। समाज की बर्बादी का कारण हम अच्छे लोगों की चुप्पी है। हम कुछ नहीं करते, वो है कि हमने समाज को ऐसे छोड़ दिया है, जिधर मर्जी जाब। और हमको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समस्या है जिसको समझ में आ जाए, बेशर्म का कौन, मतलब उसको तो किसी की लिहाज ही नहीं होती ना। समझ वाले आदमी की टेंशन है ये कि समझ में आ गया था, इसीलिए घर बार छोड़ के भागना पड़ता है। घर में जरूरी काम होता है, घर में बंदा बच्चा बीमार होता है, फिर भी भाग लेता है। घरवालियां हमारी रहती है, तेरे को दुनिया की पड़ी है, अपना घर नहीं संभलता है जी, रहती है ना। सबके घरवालियां हम लोगों को यही बोलती है। क्यों? क्योंकि हमको यह समझ में आ गया कि भाई ये तो करना पड़ेगा, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कोई और ये उन्हीं को करना पड़ेगा आगे आकर के जिनको पहले समझ में आ जाएगा। और फिर उन लोगों को यह काम करना पड़ेगा कि और लोगों तक जाओ और समझाओ, और समझाने के लिए 21 दिन का सब्र होना चाहिए, 21 बार का। उन्हें किया था ना, राजू ने करायो काम। राजू कहां है? कुंडू अभी गया था, अभी वो यहां बैठा था ना राजू। उसने क्या करा, अपने साइकिल के ऊपर, गांव में ही साइकिल के ऊपर रेडियो लाउड स्पीकर बांध के, और मतलब उसमें पेन ड्राइव लगा के, और पूरे गांव में रोज की रोज सुबह और शाम समझाने लगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम ऐसी व्यवस्था पर काम करना चाहते हैं। मतलब पूरा गांव को बार बार 1 महीने तक लगातार सुनाता रहा। 1 महीने के बाद गांव वाला, केस होता है भाई, तू बता तो दे। फिर उन्होंने कहा जी मीटिंग रखनी है। इन्होंने मीटिंग करी थी, आप लोगों ने करी थी, पूरा गांव ही उमड़ के आया कि बात को समझेंगे। इसी महीने की 8 तारीख को था। उस दिन समझ में आया सबको कि 21 बार लगाने का काम करने का क्या फायदा होता है। तो आपको क्या लगता है और हमको क्या लगता है? हम जो काम करते हैं ना, हमें लगता है हम बहुत ईमानदार हैं, हम समाज के भले की बात कर रहे हैं और समाज को बताएंगे और पहली बार में समझ में आ जाएगा। अरे भैया, अगर ये इतने समझदार होते तो इतना सत्यानाश थोड़ी ना हो पाता समाज का, है? अगर ये इतने खाली होते तो सुधार पे पहले ही काम कर लेते। अगर इनको पता होता कि यहां आना जरूरी है तो हमसे पहले खड़े हो पाते, यहां बैठने की जगह ना मिले। लेकिन अभी उनको समझ में आना शुरू होने वाला है, इसलिए
हम लोग रुके नहीं हैं, हम लोग लगातार बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, ताकि हम समझ भी सकें एक दूसरे को और समझा भी सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। अब 3-4 चीजें आप लोगों को समझनी है जिसके ऊपर काम करना है। बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, बच्चे पढ़े तो क्या पढ़ें, बच्चे बड़े होकर क्या रोजगार अपनाएं कि खुश रहें, बच्चे को अपना जीवन साथी मिले तो उसका परिवार सुख शांति से चलता रहे, समाज में अपराध निकल जाए, नशा ना हो और व्यवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे के लिए काम करें ना कि कंपनियों के लिए। अगर यह व्यवस्था गांव में हो जाए तो कैसा है? हां जी, बढ़िया। अगर यह बढ़िया है तो भैया एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि यह काम कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। आपकी सरकार बनेगी तो हो जाएगा, नहीं बनेगी। ना सरकार बनेगी तब होगा, ना सरकार बनने के बाद कोई व्यक्ति कर पाएगा, ना कभी आज तक कोई कर पाया है। अगर आपको अपने बच्चों की खुशहाली चाहिए तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भरता केवल इतनी रखी जाए कि उसके पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल आपको अपने लिए क्या करना है। जैसे देवेंद्र के पास जो समझ है उसका इस्तेमाल करो अपने लोगों को समझ देने के लिए। काम आपको अपने आप करना पड़ेगा अपने गांव पे। और यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भैया बाहर के व्यक्ति को आपके गांव की इतनी चिंता नहीं है और बाहर का व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपके लिए कोई काम कर सकता है तो वो केवल आप हो, केवल आप हो, केवल आप। आप नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए काम। यदि आपको अपने बच्चे के लिए काम करने में कोई दिक्कत आती है, टाइम नहीं है, तो भैया फिर किसी के पास टाइम नहीं है फिर आपके बच्चे के लिए। भाई जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वही सोए हुए हैं, वही कुछ नहीं कर रहे हैं, वही किसी और के भरोसे बैठे हैं। क्या पता हो जिसके भरोसे आप बैठे हो वो आपके भरोसे बैठा हो, है कि जब आप निकलोगे तब करेंगे। इसलिए पहले आपको निकलना पड़ेगा। वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जो अपने आप की मदद करेंगे केवल उनकी मदद परमात्मा करेगा। इसलिए आज हम लोग आपके बीच आकर के यह आह्वान कर रहे हैं, हम आप सबको यह कह रहे हैं कि गांव के जितने लोग यहां हैं उन लोगों को करनी पड़ेगी अगुवाई। और जनता सरकार मोर्चा के साथी आज फिर आ गए थे, दोबारा फिर आ जाएंगे गांव से बात करने के लिए, हर घर में बात पहुंचाने के लिए। पैम्फलेट के जरिए पहुंचाओ, आवाज के जरिए पहुंचाओ, रेडियो के जरिए पहुंचाओ, लेकिन एक बार पूरे गांव को एक बार तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इकट्ठा हो जाए, फिर गांव ये समझ ले कि गड़बड़ क्या चल रही है, फिर गांव के कुछ लोग जो अपने आप आगे आकर काम करना चाहते हैं उनको हम बता दें कि समझना कैसे है। इस प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक टेक्नोलॉजी है कि हर बच्चे को हम 3 साल की उम्र में बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। उसमें उस बच्चे का टैलेंट पता करने की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया है एक बच्चे की, जो मेरे पास कोई लेके आता है चंडीगढ़। परंतु यदि गांव इकट्ठा होता है और अपने गांव के लिए काम करता है तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से सारा टाइम, टेक्नोलॉजी और पूरी ट्रेनिंग सब कुछ गांव के लिए फ्री है। अगर पूरे गांव के लिए आप लोग तैयार होते हो तो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, हम समाज के लिए अगर इकट्ठे होकर के करते हैं तो आप लोगों को ही अपने समाज के बच्चे निकालने पड़ेंगे। सिखा हम देंगे कि यह चीज कैसे पता करनी है और यह भी बता देंगे कि व्यवस्था कैसे बनानी है, और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे। जिस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उस तरह के व्यक्तियों के भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। परंतु करना पड़ेगा गांव को। नेता के भरोसे नहीं बैठ सकते, पॉलिटिशियन के भरोसे नहीं बैठ सकते। पॉलिटिशियन तो इंतजार कर रहा है कि कैसे कैसे इन लोगों को निकम्मा बनाया जाए, कैसे कैसे इन लोगों को आपस में तोड़ा जाए, कैसे कैसे इन लोगों को ऐसा बना दिया जाए कि ये हमारे ऊपर निर्भर हो जाएं। पॉलिटिशियन तो इस चक्कर में है।
और जनता सरकार मोर्चा इस चक्कर में है कि कैसे कैसे आपको मजबूत किया जाए, दूसरे मजबूत साथी आपको दिए जाएं और आप सब मिलकर के अपने गांव के लिए कुछ कर पाओ। मैं अपने गांव के लिए करूंगा, ये अपने गांव के लिए करेंगे, आप अपने के लिए करोगे और सपनावत अपने लिए करेगा। मेरे गांव के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, आपसे मांग लेंगे मदद, और आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। इस तरह से गांव एक दूसरे का पोषण करेंगे, ना कि हम शहर को खिला खिला करके उनके पेट बढ़ाते रहेंगे। हमको अपना गांव बचाना है। भारत गांव से बना है, गांव ही भारत है। यह बात कहने की लाइन नहीं है कि गांव ही भारत है। रियलिटी में शहर भारत के कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। केवल और केवल वही भारत है जहां व्यवहार आधारित व्यवस्था चलती है, जहां व्यापार की कोई जगह नहीं है। इसलिए हम अपना मकसद जब लोगों को बताते हैं तो हम बताते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये इनका अधिकार हमारे पास होना चाहिए। रोटी, बेटी और माटी की व्यवस्था में इनका सम्मान सबसे टॉप पर होना चाहिए। खेत, खेड़ा, खाप की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। उसके आधार पर ही चले सब कुछ, क्योंकि खेत से ही निकलता है सब कुछ, और खेड़ा ही रक्षा करता है और खाप ही सारी व्यवस्था बना सकती है। और जल और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद का खात्मा करना जरूरी है। इसलिए जब इन शब्दों को एक साथ में जोड़ते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इनको जब एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो 13 ऐसे फील्ड बनते हैं जिनके ऊपर हमको हर एक फील्ड पे एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए, और वो एक्सपर्ट गांव का होगा। तो गांव में कम से कम 13 लोग तो ऐसे हो जिनको हर चीज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में अपने अपने तरीके से पता हो कि गांव में अगर ये समस्या, अभी जैसे एचपीवी की वैक्सीन आई, हम लोगों ने 4 साल से रट्टा लगा रखा था कि भाई H1N1, स्वाइन फ्लू और ये दूसरी और बीमारियां लेकर के आने की कोशिश करी। हमने पहले ही बता रखा था नया वायरस लेके आएंगे 2025 में, लेके भी आए लेकिन चला ही नहीं बेचारों का। हमने कहा ये फिर लेके आएंगे, इनको वैक्सीन लगानी है। अभी लड़कियों को लग रही है एचपीवी, ये बता दिया था हमने पहले ही कि इससे हमारी बच्चियां बांझ होने वाली हैं। तो गांव ने पंचायत कर करके और एफिडेविट मांग लिया कि भाई जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, लिख करके दे दो एफिडेविट के ऊपर कि किसी भी बच्ची को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। देंगे वो है नहीं, लिख करके नहीं देंगे तो बस आपकी बच्चियां बच जाएंगी। अब हम आपको फिर बता रहे हैं, अभी बच्चियों को लग रहे हैं, फिर आएगा एक प्रोपेगेंडा कि बच्चियों में एचपीवी का जो प्रसार है वो लोग लड़कों की वजह से होता है, इसलिए लड़कों को लगने वाली है। पहले लड़कियों को, फिर बाद में लड़कों को भी लगेगी, फिर बाद में पैदा होते ही ठोकना चालू कर देंगे। इसलिए पैदा होने के बाद वाली वैक्सीन हो या उसके बाद वाली, एक भी वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है। और अब तो सारा क्लियर हो गया है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, सब जानकारी उसके अंदर दी हुई है। तो जी आज इस कार्यक्रम में जो आपने जोर लगाया है, जितना आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हो, मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि एक प्रोग्राम बनाइए। जब तक हम तालकटोरा स्टेडियम में, आप में से कितने लोग आ रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में? दिल्ली कार्यक्रम है, गांव के लोगों को इनविटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी प्लान नहीं बना पाए हैं तो हम आपको बता दें कि तालकटोरा स्टेडियम में जो पेरेंटिंग का सेमिनार होगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, आपको पता चलेगा कि जो मोर्चे ने आज तक जो लोग कमाए हैं, उन्होंने कितने अद्भुत काम किए हैं, उनका वहां पर हम लोग ये मुजाहिरा दिखाएंगे कि हम आपके गांव में जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था क्या है कि आपके गांव में हमें बच्चे तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो हमको लोग पूछेंगे क्या तुमने कोई बच्चा तैयार किया है आज तक? जो बच्चे हमने इस दौरान तैयार किए, जो बातें किसी पेरेंट को समझ में आ गई और उसने उस बच्चों पे काम करना चालू किया, वो हम आपको दिखाएंगे। कितने अद्भुत बच्चे तैयार हुए गांव में, ऐसी जगह जहां कोई साधन भी नहीं जाता, उस जगह पर ऐसे ऐसे शानदार बच्चे तैयार हुए। और आपके गांव में आपको लगता है यहां कुछ नहीं, सब कुछ है अपने पास, गांव के अंदर सब कुछ है। गांव से ही सारा देश पल रहा है, सारी दुनिया गांव से पल रही है, गांव पाल रहा है सबको।
और हम गांव वाले ही गरीब हैं। जो अन्न उगा रहा है वही कर्जदार है, जो सबको खाने को दे रहा है उसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। यह विडंबना है सिस्टम की, व्यवस्था की। इसमें आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम के लिए, और आह्वान कर रहे हैं इस बात के लिए कि अब जितनी भी महिलाएं हैं इनकी एक टीम बन जाए। वो गांव की महिलाओं को, जो जेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, वो अपने गांव के लोगों को एक बार अच्छे से जबरदस्त हफ्ता 10 दिन का प्रचार धुआंधार, और फिर पूरे गांव को इकट्ठा एक जगह करके वहां से जितने बच्चे आए फिर वो आगे कर ले। आप में से किसी ने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग करी हुई है क्या? किसी ने एजुकेशन की ट्रेनिंग, एजुकेशन वाली? जिन लोगों ने नहीं की है, अपने बच्चों को समझना चाहते हैं, वो अपनी एजुकेशन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। 95 18 17 0000 पर मैसेज करके, नंबर है मैं आपको बता रहा हूं, उस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप एजुकेशन की ट्रेनिंग का लिंक अपने आप आ जाएगा। और ये एक ऐसी मुहिम शुरू हुई है जो अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसी यात्रा शुरू की है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। ये जो यात्रा शुरू की ना जनता सरकार मोर्चा ने, ये आदर्श समाज बनाने की यात्रा शुरू की है। और आदर्श समाज कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, मैं ये बता रहा हूं। यानी कि हमको मंजिल के लिए हम नहीं चले हैं, हम रास्ते के लिए चले हैं कि जितना रास्ता अब सही है, जो किसी का नुकसान ना करता हो, वो अभी की पीढ़ी को बता देते हैं, और अब की पीढ़ी वाले अगली पीढ़ी को बताते हुए इसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म करेंगे, सबको आगे तक बताएंगे। तो आप सब लोग इस मुहिम में साथ आए। वीरेंद्र सिसोदिया जी ने इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। भाई आनंद सिसोदिया जी की और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग अगर आगे आकर के अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, तो गांव का भी यह फर्ज बनता है कि इस मुहिम में उनके साथ खड़े हों और उनके कंधे से कंधा मिला करके ऐसी ऐसी मुहिम को सफल बनाएं। तो अगले कार्यक्रम में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नौजवानों की संख्या, गांव की महिलाओं की संख्या और लोग सारे हों, और आसपास के गांव में भी खबर हो। उसके लिए साथियों की जितनी जरूरत पड़ेगी वो आ ही जाएंगे। 23 मार्च को जब आप वहां आओगे, उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि ये मुहिम कितनी बड़ी है और किस लेवल पर बच्चे तैयार हो रहे हैं। आप के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हम सब मिलकर के अपने बच्चों को एक बेहतर समाज देने की दिशा में काम कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।